नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन बिहार स्वाभिमान आंदोलन जी के जी इस फेस पटल पर। नमस्कार। जी नमस्कार। स्वाभिमान जी आंदोलन नमस्कार। से नमस्कार। स्वाभिमान आंदोलन कल से जुड़ अंबेडकर करके की आज हत्या मुझे में खुशी हुई। जी आज के चंपारण सत्याग्रह आज की का भूमि जो से शुरू विषय होकर है यह कार्यक्रम आज हम आ सुपौल। पहुंचे हैं सुपौल जिले, पूर्वांचल मिथिलांचल का एक जिला सुपौल। आज हम परिचर्चा करने वाले हैं सुपौल जिला के ऊपर। और इस परिचर्चा में हमारे साथ जो हमारे वक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं अपने दर्शकों का अपने वक्ताओं से परिचय कराता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर निखिलेश कुमार सिंह, पूर्व प्राचार्य एसएनएस कॉलेज नमस्कार। एसएनएस महिला कॉलेज सुपौल। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री शशांक राज जी, निदेशक आसियान जी इंटरनेशनल नमस्कार। जर्नलिस्ट काउंसिल। आपका भी हार्दिक स्वागत बिहार स्वाभिमान आंदोलन के क्षेत्र पर। हमारे तीसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अजय अंकोला जी। आप निदेशक हैं आदर्श शिक्षा निकेतन सुपौल। आपका भी बिहार स्वाभिमान आंदोलन हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते जी हैं। जी जी आपका जैसा भी कि हमारा चर्चा का विषय है, मैं युवा कवि प्रवीण कुमार मिश्र, आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं और हमारे जो वक्ता है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हमारा विषय है सुपौल कल, आज और कल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन तीन कालखंडों की आज हम चर्चा करेंगे कि सुपौल की वर्तमान स्थिति, सुपौल का अतीत और सुपौल का भविष्य किस प्रकार होगा, इस पर परिचर्चा हम करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ, अजय अंकोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे जी कि सुपौल का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या पृष्ठभूमि रहा है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। श्री अजय अंकोला। सर, मैं चाहूंगा कि ये सवाल निखिल सर से पूछा जाए, क्योंकि मैं 97 में सुपौल गया था, लेकिन उनका तो जन्म स्थल ही सुपौल, तो उनको कुछ ज्यादा ही जानकारी होगी। तो मैं अच्छा, निखिलेश सर ठीक के है। पास पहले चलता हूँ और निखिलेश सर से ही हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी जन्मभूमि भी रही है सुपौल। तो उनसे हम जी जानना चाहेंगे कि सुपौल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्या पृष्ठभूमि रही है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। निखिलेश कुमार सर। जी, चलिए बताइए। सुपौल का जो नाम है हम्म, वह ऐतिहासिक नाम है। सुपौल का नाम, जी सुपौल का जो नाम पड़ा तो वह सुपौल, यह मूल रूप से यहाँ का इतिहास और यहाँ की का दर्शन काफी समृद्ध रहा है। मैं तो समझता हूँ कि विश्व के किसी भी इतिहास से कम प्राचीन इतिहास सुपौल का नहीं रहा है। इसलिए कि सुपौल सम्राट अशोक की कर्मभूमि है। सम्राट अशोक का ससुराल यहाँ कुनौली था और सेकेंड पत्नी जो उनकी थी, उन्हीं का पुत्र कुणाल था। और कुणाल के नाम पर जो है सो अभी कुनौली गांव बसा हुआ है, जिसका अभी भी दिल्ली और में उसका जो है सो म्यूजियम में उसका बहुत सारा सामग्री है। कुणाल गढ़ है वहां। तो अशोक का नाती सुदेव था और सुदेव दामाद, और उसका नाती का नाम था सुपाल। तो सुपाल के नाम पर सुपौल है, वहां से स्टार्ट होता है सुपौल का नाम। तो मूल रूप से आप देखेंगे कि सुपौल की शुरुआत ही बहुत ही सुंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व से हुआ है। और आप देखेंगे कि जैसे सम्राट अशोक हुए, उसके बाद फिर जो है सो देखेंगे कि यहाँ हरदी है, लोरिक का गढ़ है हरदी। उसके बाद यहाँ कपिलेश्वर स्थान है, कपिल मुनि का यह स्थान है। उसके बाद तिलेश्वर है, यहाँ बहुत महान कुटी है, तिलेश्वर स्थान बहुत ब्रह्मई है। उसके बाद फिर बाजितपुर को हम ले चलते हैं, आपको त्रिवेणीगंज क्षेत्र में बाजितपुर ले चलते हैं। तो बाजितपुर में एक धरहर है, जिसको धरोहर के रूप में का भ्रंश रूप धरहर है, वह 600 वर्ष ईसा पूर्व का है। तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो नगरीकरण हुआ, सुंदर नगरीकरण की जो शुरुआत हुई, वह 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 के बीच सुंदर नगरीकरण की शुरुआत हुई। और उसी नगरीकरण का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध जो है जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ही सुंदर। जी जी छूटने वाला कौन उपाय है अभी? नहीं, 5 मिनट में अगला ना, 5 मिनट बाद निकल जाएगा। ऑडियो पॉज कर लीजिए सर। हेलो जी
जी सर, जी सर, जी बोले सर। निखिलेश सर बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है निखिलेश सर। तकनीकी कारणों से सर की आवाज हेलो नहीं आ पा रही। जी हेलो जी सर, जी। बोला जाए। तो 600 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के, हाँ 600 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 1750 के बीच में नगरीकरण का जो है सो दौर चला। जी तो उस पीरियड में वहां जो है सो कहा सिविलाइजेशन जो है सो एस्टेब्लिश हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर वहां आहत मुद्रा प्राप्त हुए हैं। जो आहत मुद्रा व्यवसाय जब जो शुरुआत हुई थी उसी पीरियड में व्यवसाय की शुरुआत हुई थी। और वहां 2012 में माननीय मुख्यमंत्री भी जो है सो कुमार रवि साहब के साथ हम लोगों के साथ हम लोग वहां गए थे और उस सिविलाइजेशन से हम लोग रूबरू हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब विश्व में सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत हुई थी, उस वाणिज्य और व्यापार की शुरुआत हुई थी, उस समय में भी जो है सो सुपौल जिला अंतर्गत जो 45 किलोमीटर सुपौल मुख्यालय से है, वह 600 वर्ष ईसा पूर्व वह समृद्ध जो है सो व्यवस्था, समृद्ध इतिहास और समृद्ध अर्थव्यवस्था सुपौल जिला में पाई गई थी और उसका धरोहर आज वर्तमान है। उसके बाद बहुत सारे आप देखेंगे कि यहाँ भीम शंकर स्थान आपको यहाँ है धरहरा में, भीम शंकर स्थान। ये सारे प्रमाण हैं कि प्राचीन समय में हमारी सभ्यता, हमारी समृद्धि और हमारी संस्कृति काफी समृद्ध था, जिसे कोसी की पागल धारा ने अपने गर्भ में ले समा दिया और कोसी की पागल धारा यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को धाराशायी करती रही है। इसीलिए यह हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है वह पूज्य रहा है। भगवान बुद्ध की यह कर्म भूमि रही है, महावीर की कर्म भूमि रही है और यह अगर विश्व के स्तर पर इसको अपग्रेड किया जाए तो आज भी यह धरोहर के रूप में विश्व को दिशा निर्देश दे सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश कुमार सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। फिर कुछ प्रश्नों के साथ आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। हमारे साथ जी 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 शशांक राज जी जुड़ रहे हैं। अब सुपौल का अतीत तो स्वर्णिम रहा है, अतीत के आलोक में वर्तमान की क्या स्थिति है, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं शशांक राज जी। जी, सुपौल का वर्तमान अभी अगर देखा जाए तो वर्ष आज़ादी के बाद से जो है यहाँ पर कम्युनिस्ट शासनकाल, मतलब कि वो आपको एमएलसी और एमपी जो हुए इस क्षेत्र के वो कम्युनिस्ट से रहे, फिर उसके बाद कांग्रेस का ये गढ़ रहा और 1990 से विजेंद्र प्रसाद यादव जी यहाँ के विधायक हैं सुपौल प्रॉपर टाउन के। इसके अलावे अभी वर्तमान में अनिरुद्ध बाबू हैं विधायक और हेलो हेलो बोलते जी सर, रहिए बोला सर। जाए। जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। अभी पिपरा से दिलेश्वर कामत जी हैं या नीरज सिंह बबलू जी हैं, सब जो अभी तो सुपौल अगल बगल के जिलों के मुकाबले व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन अगर विधि व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ अगल बगल के जिलों से काफी बेहतर विधि व्यवस्था है। यहाँ सड़क और बिजली की भी व्यवस्था काफी अच्छी है, जो किसी भी व्यवसाय को पनपने के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि सुपौल एक बेहतर मार्ग पर की ओर आगे बढ़ रहा है। जी, रंजीत जी का स्वागत, अभिनंदन। जी सर, शशांक सर बोला जाए। जी जी, तो मुझे लग रहा है कि सुपौल अभी इतिहास के तो गौरवशाली रहा है, वर्तमान आर्थिक रूप से कुछ पिछड़ा है, लेकिन आने वाले समय में यह बेहतर अर्थव्यवस्था का ये हो सकता है, क्योंकि बिजली और सड़क यह दो व्यवस्था यहाँ सुपौल में काफी बेहतर है। जी जी, क्राइम का ग्राफ अगल बगल के जिलों के मुकाबले कुछ कम है। जी
जी शुक्रिया श्री शशांक राज जी। हमारे साथ रंजीत कुमार ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर से। आपका स्वागत, अभिनंदन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस कार्यक्रम में। अब हम चलते हैं अपने अगले वक्ता के पास। अजय अंकोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अतीत गौरवशाली रहा है सुपौल का, ऐतिहासिक बहुत सारे साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं और वहाँ ऐतिहासिक बहुत सारी ऐसे जगह हैं जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आ सकते हैं और पर्यटन की संभावना हो सकती है। तो पर्यटन की क्या स्थिति है सुपौल जिला के अंदर? क्या वहाँ विदेशी पर्यटक, विदेशी सैलानी आ रहे हैं या उनकी क्या स्थिति है? इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं अजय अंकोला। सर, जैसा कि निखिलेश बाबू ने बताया कि हमारे सुपौल जिला का ऐतिहासिक गौरव बहुत ही श्रेष्ठ है, और जैसा कि शशांक राज जी ने बताया कि 1990 के बाद जब विजेंद्र प्रसाद यादव यहाँ के विधायक के रूप में चयनित हुए और लगातार वो अभी तक वहां पर हैं, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया। जहां तक बता दूं कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलित रूप में माना जा रहा है वो धरहरा स्थान है। वहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, खास करके विदेशी लोग भी आते हैं। और चूंकि हमारे सुपौल जिले के काफी करीब नेपाल पड़ता है, तो नेपाल से अधिकांश श्रद्धालु जो हैं उस स्थान पे आते हैं और वहां पे भारी भीड़ उन लोगों की मानी जाती है। लेकिन अभी कुछ वर्षों में जो यातायात की सुविधा इतनी बेहतर हो गई है कि पूरा, अगर आप कहें तो पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से सुपौल जिला तक जो है आना बेहद ही आसान हो गया है। तो इसके कारण काफी जो है सो पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। लेकिन जहां तक विदेशी पर्यटकों की है तो उसमें अभी मूल रूप से हमारे यहाँ जो है नेपाल, चूंकि हमारे करीब का देश है, तो वहां के लोग ही ज्यादा मात्रा में आ पाते हैं। लेकिन जहां तक बता दें कि गणपतगंज एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान श्री विष्णु का बहुत ही भव्य मंदिर बना है, वहां भी लोग आते हैं और भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं देखने के लिए। क्योंकि पूजन स्थल के रूप में वो कम चर्चित है, पर्यटन स्थल के रूप में ज्यादा चर्चित है, तो लोग वहां पर आते हैं। और यातायात की सुविधा बेहतर होने से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में केवल हमारे जो है सो नजदीक के देशों के लोग ही नहीं, बल्कि विदेश के दूर दराज के लोग भी यहाँ पे आएंगे, और निश्चित ही जो है सो यहाँ की पर्यटन सुविधा और बेहतर होगी और अच्छी होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। जी जी जी, शुक्रिया श्री अजय अंकोला जी। हमारे साथ दैनिक भास्कर समाचार पत्र से श्री रंजीत कुमार ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि उद्योग व्यवसाय की क्या स्थिति है, क्योंकि उस क्षेत्र से बहुत से युवा पलायन करते हैं। बिहार, भारत के विभिन्न राज्यों में उनका पलायन होता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उद्योग की क्या स्थिति है सुपौल जिला के अंदर। जी, रंजीत ठाकुर। आपकी आवाज नहीं आ रही है रंजीत सर। ये तो म्यूट हो गया। जी, मैं कह रहा था कि अगर उद्योगों की बात की जाए, आवाज आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है, बोला जाता है। तो इतिहास काफी गौरवमयी है, लेकिन वर्तमान उसके बनिस्पत हम देख पा रहे हैं कि फिर से एक गौरव गाथा लिखने जा रहा है। कभी चीनी मिल, जूट मिल, कई सारे बड़े राइस मिल्स हुआ करते थे। आज भी चीनी मिल के मैनेजर का आवास सुपौल के चकला नेवली में है, जो कभी राजा का महल हुआ करता था। जी, तो कहने का मतलब है कि समृद्धि तो काफी थी, उद्योग काफी थे। बीच में जो हालात बने उससे उद्योग में कमी आई। लेकिन फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ कि अभी एक अच्छी खबर आई थी कि डगमारा हाइडल पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है, जहाँ से 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपकी बाढ़ की समस्या काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, तो फिर से जो एक बड़ी आबादी हर साल त्रासदी झेलती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि बिजली उत्पादन में
जिला आत्मनिर्भर होगा, दूसरे जगहों को भी आपूर्ति होगी। और अभी बहुत लंबे समय से हम लोग सुन पा रहे हैं कि कई उद्योग की बात प्रोसेस में है। बात करें तो मैंने देखा है सुपौल को, जब सुपौल केवल 2-3 चौराहों पर सिमटा होता था, स्टेशन चौक, लोहियानगर चौक, महावीर चौक। लेकिन आज आप अगर देखें, मैं देखता हूं कि कोसी प्रोजेक्ट भेलाई से लेकर किशनपुर रोड, पिपरा रोड में 1 किलोमीटर आगे तक बाजार फैल चुका है। जहाँ कभी लोग छोटे छोटे दुकान खोमचे किया करते थे मुख्य चौराहे पर, आज वहाँ ट्रैक्टर और बड़े बड़े वाहनों के शोरूम खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय भी फल फूल रहा है, तभी तो खुल रहे हैं। तो व्यापारिक उन्नति भी हो रही है, लेकिन अभी भी जरूरत है एक बड़े उद्यमों के आने का, जी जिसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे अभी एक चीज का गठन होना एकदम निहायत आवश्यक है, जिसको लोग बियाडा कहते हैं। कि क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए जो जमीन मुहैया कराती है, बियाडा कराती है, और जब तक उसका गठन नहीं होगा, कोई उद्योग आपके यहाँ चाह कर भी नहीं आ सकता। फिर भी उम्मीदें हैं, बहुत तेजी से जिस तरह से सुपौल फिर से विकास कर रहा है, आने वाले समय में फिर से वही गौरव सुपौल को प्राप्त होगा। जी जी, शुक्रिया रंजीत कुमार ठाकुर जी। फिर हम कुछ सवालों के साथ आपके समक्ष आएंगे। हमारे साथ निखिलेश कुमार सिंह जी जुड़ रहे हैं। आपसे फिर हम मेरा एक सवाल जो हमारे जानना चाहेंगे कि सुपौल की अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े चेहरे, अगर हम बात करें आर.के. सिंह, हम बात करें तो ललित नारायण मिश्रा की बात, इस तरह के लोग वहाँ हुए हैं। अगर हम साहित्यिक और सांस्कृतिक बात करें तो उदित नारायण जी का भी जन्मस्थली रहा है, शारदा सिन्हा जी का रहा। तो वर्तमान में जो ये एक कड़ी एक श्रृंखला रही है कल्चरल या कह लें कि आर्टिस्टिक, उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में? जो युवा पीढ़ी है, क्या उनमें भी इस तरह की ललक या इस तरह का जो है देखा जा रहा है कि उस पद पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर? इसके विषय में बताएं हमारे निखिलेश कुमार। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? लगता है सर मेरी आवाज नहीं सुन। इसी सवाल को मैं शशांक राज जी हमारे साथ हैं, आपसे सर हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उनमें इस तरह का जो कला और साहित्य के प्रति जो भाव है वो किस प्रकार का है? क्या जो पूर्वज जो लोगों ने किया है उस रास्ते पर चल रहे हैं? कि वर्तमान में अभी मैं देख रहा हूँ कि इस ओर कई लोगों का झुकाव है, और अब तो एक बेहतर चीज है, हमारे सामने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। इस वजह से जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज की ओर लोग पहले रुख कर रहे थे, अब फिल्म इंडस्ट्रीज इस लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वेब मीडिया पर अब फिल्म इंडस्ट्रीज भी आ गई है। तो अभी हमारे यहाँ के कई कलाकारों को मैं देख रहा हूँ जो कि बहुत अच्छी अच्छी छोटे छोटे फिल्मों को बना रहे हैं। बड़े फिल्म के लिए बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता है। वो एक कलाकार को मैं जान रहा हूँ यहाँ से, अभी सागर वर्मा नाम का लड़का है, वह अभी डायरेक्शन के क्षेत्र में काम कर रहा है, छोटा छोटा वीडियो डायरेक्ट कर रहा है, और शायद उसने अभी प्रकाश झा के साथ एक उसे मौका मिला है छोटा सा ये वीडियो डायरेक्ट करने का, एक छोटी सी फिल्म डायरेक्ट करने की। तो इस क्षेत्र से अभी भी लोग जा रहे हैं, कई अभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो आपको कलाकार लोग जो है अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ आवाज बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही है कहीं से। मैं बोलना चाहूंगा कि शशांक जी के क्योंकि बोल रहे हैं तो हम सब लोग अपना माइक म्यूट कर लेते हैं, जिससे पीछे की कोई आवाज नहीं आएगी। जी जी तो उसके बाद सोशल मीडिया पे जैसे कि ऑनलाइन वेबसाइट सब जो है, इस पर भी यहाँ के कई कलाकार अपनी साहित्यिक रचनाओं को रखते हैं,
तो एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया मिलने की वजह से अब कला के क्षेत्र में काफी विकास हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात और है, सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वैसी सुविधाएं नहीं है। मैं कुछ कलाकारों को देख रहा हूँ, पिछले 1 साल से वो मतलब सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उन लोग को कार्य दिया गया था। 1 सप्ताह में उनका पेमेंट होना था, पिछले 2020 के फरवरी में ही, और अभी 20 खत्म होने जा रहा है, आज तक वो विभिन्न कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में कलाकारों का मनोबल तो टूटता है। उन लोगों को सरकार कई तरह की सुविधाएं देने की बात कर रही थी, पर अभी कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। तो कलाकार अपने बल पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिल रही उन्हें। जी हेलो। जी जी निखिलेश सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, जी मैं आ कह रही रहा है। था कि हाँ, आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सुपौल में शैक्षणिक वातावरण किस प्रकार का है, शिक्षा की क्या स्थिति है, क्योंकि किसी भी समाज की स्थापना, एक सशक्त समाज की स्थापना शिक्षा के बगैर नहीं हो सकती। तो शिक्षा की वर्तमान स्थिति के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं, निखिलेश कुमार। जी, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। 2010 में मैंने मानव पूंजी निर्माण की एक झलक जिला स्मारिका में मैंने प्रकाशित किया था। कुमार रवि साहब थे यहाँ के डीएम। ह्यूमन कैपिटल कंप्लीटली बेस्ड है एजुकेशन पर। किसी भी देश, किसी भी समाज की समृद्धि ह्यूमन कैपिटल पर ही निर्भर करता है। और सुपौल जिला खास करके ह्यूमन कैपिटल के फील्ड में 2010 में मैंने जो लिखा था, उसके बाद बहुत सारी प्रगति यहाँ हुई। जैसे मान लिया जाए कि मेडिकल, जैसे कि मान लिया जाए कि इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ आईआईटी, महिला आईआईटी है, उसके बाद पॉलिटेक्निक, ये सब खुले। लेकिन कंपैरेटिवली अगर सुपौल जिला की बात मैं करूं, खास करके सुपौल, सहरसा, मधेपुरा 3 जिला के कंपैरेटिव एनालिसिस में करूं, तो हायर एजुकेशन की स्थिति आजादी के 70 वर्ष के बाद भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे जिला में मैं समझता हूं कि 45 से 50 के बीच में प्रोफेसर होंगे, जबकि आबादी यहाँ की 22,20,000 है। वीरपुर में एक आजादी महिला एक कॉलेज है, निर्मली एक कॉलेज है, बीएसएस कॉलेज है, सरकारी 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें 45 से 50 के बीच प्रोफेसर होंगे, जबकि सहरसा में 300 से 400 के बीच में प्रोफेसर होंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस में बताता हूं। सुपौल में जो ये कॉलेजेस हैं, बीएसएस कॉलेज, खास करके मुख्यालय में, आज तक वहां सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, कॉमर्स की पढ़ाई आज तक नहीं हो पा रही है। मात्र 12 डिपार्टमेंट, 13 डिपार्टमेंट वहां है, साइंस आर्ट मिला करके, जबकि वहां आर्ट्स के भी सारे विषय नहीं है, कॉमर्स भी नहीं है। और आज ये बताया जाए कि आज तक पीजी की पढ़ाई वहां नहीं हो पा रही है। बीएड की पढ़ाई हर जिला में 3-4 कॉलेजेस में बीएड की पढ़ाई होती है। सहरसा में देखेंगे 3-4 कॉलेज, मधेपुरा में देखेंगे 3-4 कॉलेज, लेकिन सुपौल में बीएड की पढ़ाई नहीं हो पा रही है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। एक प्राइवेट कॉलेज है, वो अभी एक प्राइवेट कॉलेज है बीएड का, वो चला रहे, लेकिन सरकारी कॉलेज आज तक बीएड कॉलेज एक बार नहीं है। एक सुपौल जिला नहीं, बल्कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय का एक ही प्रगतिवादी युवक, रेवोल्यूशनरी युवक, वहां के एक रिसर्च स्कॉलर हर्षवर्धन सिंह राठौर हैं, जिन्होंने बार बार बीएन मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को बीएसएस कॉलेज में बीएड और पीजी की पढ़ाई के लिए निरंतर आवेदन देते हुए रिक्वेस्ट करते रहा। वर्तमान डीएम, वर्तमान माननीय कुलपति जो आरकेपी रमन हैं, वहां के धरती के संतान हैं, काफी उमंग, उत्साह और एकेडमिक लोग हैं, एक सफल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उनके समय में मुझे आशा है कि वो पहल वो साकार रूप देंगे, उनकी मांग को वो रखेंगे।
तो मैं बता रहा हूं कि यह सुपौल जिला में हायर एजुकेशन के मामला में 9th 10th तक तो बच्चे आते जाते हैं स्कूल कॉलेज में, 9th से लेकर के +2 तक, उसमें भी आपको कैंपस खाली मिलेंगे, अटेंडेंस बनाने के लिए बच्चे जाते हैं। एकेडमिक वातावरण तो पूर्ण रूपेण नहीं है, एकेडमिक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण नहीं है +2 विद्यालय में। उसके बाद कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, बच्चे की किलकारियां नहीं होती, प्रिंसिपल के टेबल पर रूटीन नहीं मिलते, घंटी नहीं बजती, शिक्षक वर्ग नहीं जाते, उपस्थिति बनती है, तनख्वाह उठते हैं, शैक्षणिक वातावरण और शिक्षा दान वहां शिक्षा नहीं दी जाती है। महाविद्यालय मूल रूप से वह जो है सो परीक्षा का केंद्र बन गया। जिस तरह की डिस्टेंट एजुकेशन इग्नू और एनआईएस है, जिसमें आप जो है सो घर बैठे परीक्षा दीजिए, नामांकन लीजिए, प्रमाण पत्र लीजिए, वह ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो हैं, परंपरागत जो कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेजेस एकमात्र दूरस्थ शिक्षा के समान एक केंद्र बन करके रह गया है। और वहां मात्र आप नामांकन लीजिए, परीक्षा दीजिए, एडमिशन लीजिए, उसके बाद जो है अंक पत्र, और आप वहां से सीएलसी लेकर के आप दूसरे जगह आप जाइए। यह तस्वीर सुपौल में महाविद्यालयों की है। शैक्षणिक वातावरण ध्वस्त है। यहाँ जिला में एकमात्र महिला महाविद्यालय है, सत्येंद्र नारायण सिंह महिला महाविद्यालय। वहां की लड़कियां जो है सो राष्ट्रपति अवार्ड लेती थी, हजार गोलियां चलाती थी, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में जो है सो राष्ट्रपति पुरस्कार लेती थी। लेकिन आज वह एक आतंकवादी के गिरफ्त में फंसा हुआ, एक किडनैप किए गया हुआ वो संस्था है। न उस पर संस्कार की व्यवस्था है, न पॉलिटिकल लोगों का ध्यान है, और वह महाविद्यालय आह कराह चीख और चिल्ला रहे हैं। परमानेंट शिक्षक प्रिंसिपल वहां के रोड पर भटक रहे हैं, और जो कर्म से एलआईसी के एजेंट जो टेम्पोररी टीचर हैं, वह प्राचार्य के पद पर आसीन हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य जो है सो भटक रहे हैं, न्याय देने वाला कोई नहीं है। महाविद्यालय में छात्राएं नहीं जा पाती हैं, वह करप्शन का सेंटर बन चुका है। यह हालात और सच्चा तस्वीर शैक्षणिक संस्था का सुपौल जिला का है। जी, बहुत शुक्रिया निखिलेश कुमार सिंह जी, आपने शिक्षा की वर्तमान स्थिति के ऊपर हमारे दर्शकों को बताया। अब हम चलते हैं, अजय अंकोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमने शैक्षणिक वातावरण के ऊपर बात की, क्योंकि किसी भी सशक्त समाज की स्थापना शिक्षा के बगैर नहीं हो सकती है। तो भविष्य की क्या योजनाएं हैं? आप क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो भविष्य में योजनाएं क्या है? अभी वर्तमान में क्या करें कि भविष्य की शैक्षणिक वातावरण सुधार हो? इसके ऊपर हमारे दर्शकों को बताया अजय अंकोला जी। सर, जहां तक सर निखिलेश सर बता चुके हैं आपको पहले ही कि विगत कुछ वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे हमारे सुपौल जिले में मात्र एक आईटीआई था, लेकिन महिला आईटीआई और महिला छात्रावास, आईटीआई में छात्रावास होने से काफी जो है सो शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है, और लड़कियां दूर दराज से भी वहां आकर के विधिवत रूप से जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इसके अलावा शैक्षिक विकास होने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर जो है सो बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऐसी कोचिंग संस्थानें खुली हैं जो कि कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। और विगत कुछ वर्षों में हर क्षेत्र में, चाहे वो आईटीआई का क्षेत्र हो, चाहे आईआईटी का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे आपको जो है शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षक बनने के लिए हो, या चाहे दरोगा बहाली हो, चाहे बिहार पुलिस की बहाली हो, इन सब में काफी मात्रा में जो है यहाँ के छात्र छात्राएं पास किए हैं और वो विधिवत रूप से जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा भी काफी बढ़ी है वहां पर, और कंप्यूटर शिक्षा के कारण ही आप लगभग जो है जितने भी सरकारी कार्यालय देखेंगे उसमें हमारे सुपौल जिले के काफी प्रतिभावान बच्चे छात्र छात्राएं वहां पर जो है जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा शैक्षिक विकास की अगर बात करें तो जिस हिसाब से अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना हो चुकी है हमारे सुपौल से ही थोड़ी दूर आगे जाकर के, आपको पता है एक सिमराही में जो है सो एक गांव है, उसी गांव के पास आपको जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज विधिवत रूप से चल रही है। और अभी नई पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी जो है स्थापना हो गई है, उद्घाटन हो चुका है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन रहा है और नर्सिंग कॉलेज भी जो है सो खुल चुके हैं।
तो धीरे धीरे निरंतर जो है सो शैक्षणिक विकास की ओर हमारा सुपौल जिला अग्रसर हो रहा है। और मैं मानता हूं कि कुछ वर्षों के बाद सुपौल जिला में प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं होगी, और वो केवल राज्य स्तरीय स्तर नहीं, राष्ट्रीय स्तर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जॉब करेंगे और सुपौल का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मेरी बिल्कुल आशा, आकांक्षा और शुभकामनाएं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल सफल होगा। जिस तरह से निरंतर विगत कुछ वर्षों में सार्थक पहल और प्रयास किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, तो निश्चित ये उन्नति होगी। जी, बहुत शुक्रिया अजय अंकोला जी। कुछ सवालों के साथ फिर मैं आपके समक्ष आऊंगा। हमारे साथ दैनिक भास्कर समाचार पत्र से रंजीत कुमार ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सुपौल में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। आप अपना माइक सर अनम्यूट कर लें। जी प्रवीण जी, मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपने इस छोटे से जीवन काल में सुपौल में 3 कमरों में चलता हुआ सदर अस्पताल देखा, जहाँ आज भव्य भवन है, कई डॉक्टर्स हैं, SNCU है, ब्लड बैंक की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि वैकल्पिक ब्लड स्टोरेज सेंटर है। कहने का मतलब है कि जी सर, बोला जाए। विकास अपने गति से चल रहा है। जिस तरह से पिछड़ा हुआ जिला हुआ करता था, एकाएक कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है, और वो उस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जी, आपके हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं सुपौल जिला के अंदर? देखिए, मैं उस समय की बात कहता हूँ जब मैं रात में सदर अस्पताल जाया करता था, और एक डॉक्टर अपना चैम्बर बंद करके 3 कमरे के सदर अस्पताल में सोया करते थे। एक ANM हुआ करती थी, और शहर में एक मेडिकल की दुकान खुली रहा करती थी रात में इमरजेंसी में। आज वो स्थिति नहीं है। आज आपको अस्पताल में कई ANM, कई डॉक्टर रात में ड्यूटी पे रहते हैं। सरकारी संसाधनों में देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। और जैसा कि अभी अंकोला जी ने बताया कि नर्सिंग NMTC खुल रहा है, तो उसके बाद और भी स्थिति बदलेगी। जी, बहुत शुक्रिया श्री रंजीत कुमार ठाकुर जी। अब हम शशांक स्वराज जी के पास चलते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मिथिला, अगर हम मिथिला क्षेत्र की बात करें तो हम सब जाने छी कि मिथिला के माछ मखान बहुत प्रसिद्ध छै पूरा दुनिया में। तो हम अहाँ से जानना चाहब कि कृषि की क्या स्थिति है सुपौल जिला के अंदर, इसके विषय में कृषि की स्थिति मुख्य रूप से तो यहाँ पर धान और गेहूं की खेती मुख्य रूप से होती है। फिर भी इधर मत्स्य पालन भी आज कृषि के क्षेत्र में एक उसको भी जोड़ कर हम चले तो नदी से जुड़ा हुआ जो इलाका तटबंध के भीतर का क्षेत्र है, वहाँ पर मत्स्य पालन उधर हो रहा है। कई जगह पोखर तालाब के माध्यम से जो है कृषि के मतलब मत्स्य पालन बढ़ाया जा रहा है। और अभी जैविक खेती पर भी कई जगह पर जोर दिया गया। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जैविक खेती की शुरुआत की गई है, वो कुछ वर्षों से चल रहा है। और तो खेती में अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर भी हम नहीं कहेंगे तो उसको, चूंकि यहाँ के एक कमी है कि यहाँ जो अगर खेती बहुत अच्छी होती तो यहाँ के किसान जो है वो मजदूरी करने बाहर नहीं जा रहे होते। अपनी खेती छोड़ के कई बार किसान जो है यहाँ से बाहर पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से पंजाब या हरियाणा वो जाते हैं तो वहाँ वो कमा के आते हैं और फिर यहाँ की खेती पर वो लगाते हैं। उनके परिवार मतलब जैसे महिलाएं यहाँ पर उस घर की खेती को देखती हैं। और तो मुझे लग रहा है खेती की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया राज जी। निखिलेश कुमार सिंह जी के पास मैं चलता हूँ और आपसे जानना चाहेंगे कि सुपौल जिला के अंदर
लॉ एंड ऑर्डर की कैसी व्यवस्था है वहाँ शहर के अंदर, जो क्योंकि बगैर लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर व्यवस्था के हम किसी तरह के उद्योग की बात, अच्छे शैक्षणिक परिवेश की बात नहीं कर सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बताएं कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, विधि व्यवस्था सुपौल जिला में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और खास करके यह सुपौल बॉर्डर एरिया जो नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर जो है, इंडो नेपाल का यह, तो संजोग से हम कहें कि आर.के. सिंह और विजेंद्र राव के कोऑर्डिनेशन के कारण उच्चस्थ पद पर जो है सो आर.के. सिंह भी रहे और विजेंद्र राव जो है सो काफी सक्रिय रहे। तो दोनों में आपसी कोऑर्डिनेशन के कारण सुपौल को बहुत उपलब्धि मिली पथ निर्माण के क्षेत्र में और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि में। आप जो देखेंगे कि सीमा सुरक्षा बल आदि सब का जो ये ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण, अपॉइंटमेंट, इस सब का जो शिविर सब कैंप सब बना है यहाँ, जो तो कोई भी परेशानी जब होती है यहाँ, हम लोग देखते हैं कभी काल तो 26 जनवरी 15 अगस्त के पैरेड में वहाँ के वो सीमा सुरक्षा बल लोग आ जाते हैं सब यहाँ। कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो वो लोग यहाँ सेंट्रल के यहाँ आ जाते हैं। तो यह बहुत बड़ा देन हो गया। और दूसरी बात जो है, जो सुपौल में जो पुलिस लाइन बनी है वह एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पुलिस लाइन है, और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से लगता है कि मुट्ठी में सुपौल को कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सुपौल काफी सेफ जोन हो गया है। और अभी जो बात की अंकोला जी बात की है वो टूरिज्म के दृष्टि से, तो टूरिज्म का तो हब हो सकता है सुपौल अगर इस पर ध्यान दिया जाए। मैंने ही जो है सो टूरिज्म के लिए हरदी का नाम, बाजितपुर का नाम, कपिलेश्वर स्थान का नाम, तिलेश्वर का नाम, ये सब भारत सरकार को मैंने ही बैजनाथ प्रसाद डीएम के साथ में भेजा हूँ, बिहार सरकार। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज ने डीएम के पत्र का अनुपालन नहीं किया और बाजितपुर का नाम आज तक जो है सो बिहार सरकार को नहीं भेज पाया वह व्यक्ति। तो टूरिज्म का यह हब हो जा सकता है। टूरिज्म डेवलप तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर जो है सो बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। तो फैक्ट्री का डेवलपमेंट और उसके बाद टूरिज्म कंप्लीटली बेस्ड ऑन करता है आपको जो है सो लॉ एंड ऑर्डर पर। और सुपौल जिला में लॉ एंड ऑर्डर जो है सो बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोग बहुत ही अमन चैन से जीते हैं, और बाहर के लोग भी इसी कारण जो है सो यहाँ जमीन लेकर खरीद करके मकान बना करके रहना पसंद करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से यहाँ अच्छी स्थिति है। जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले हैं, तो मैं जानना चाहूंगा, अजय अंकोला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक, कि ऐसा क्या सुपौल में है जिसको आप अपने गौरव के रूप में, अभिमान के रूप में लेते हैं, आपको गर्व होता है कि मैं सुपौल जिला में रहता हूँ? ऐसी किसी एक बात की चर्चा करें हमारे दर्शक। अजय अंकोला जी, माइक को अनम्यूट कर लिया जाए सर। जी यूँ तो हमारा सुपौल गौरवमयी है ही, परंतु मैं मानता हूं कि अगर मुझे सुपौल में अगर सबसे ज्यादा गौरव महसूस होगी तो अपने वहां के कर्मवीर विकास पुत्र विधायक विजेंद्र बाबू के ऊपर, क्योंकि उन्होंने विगत 1990 के बाद जो काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, निश्चय ही जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा सुपौल का, उसमें उनका बिल्कुल चर्चा होगा, क्योंकि वो युवाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं, लोगों से जुड़कर रहते हैं और हर तरीके से उन्होंने काम किया है। तो पहली तो मैं उनको प्राथमिकता दूंगा कि अगर कभी भी मुझे अपने आप में ये गौरव महसूस होती है तो मैं ऐसे विकास पुत्र व्यक्ति के आश्रय में रहता हूं, मतलब उनके जिले में रहता हूं, जहां जो ऊर्जा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, पूरे भारत में चर्चित हैं, और अभी भी एक मतलब कि क्या कहते हैं, ओज एक जो है सो क्या कहते हैं ऊर्जा उनमें बिल्कुल दिखाई देती है। साथ ही साथ मैं मुख्य रूप से अपने आप को गौरवशाली मानूंगा इस लेकर के कि बस कुछ ही सुपौल से मात्र जो है सो 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हरदी दुर्गा स्थान। वो बिल्कुल ही जो है सो पवित्र स्थान है और काफी जो है ऐतिहासिक घटनाएं उससे जुड़ी हुई है।
और कहा जाता है कि वहीं से थोड़ी दूर पर एक लक्ष्मीनिया गांव है, जहां पर हमारे जो है सो क्या कहते हैं बाबा नाम केवलम की एक संस्था स्थापित है, और जो मतलब कि क्या कहते हैं बहुत पुरानी है, और जहां पर निःशुल्क छात्रावास व्यवस्था है, जहां बच्चों को रहने का, खाने का और पढ़ाने की पूरी व्यवस्था है, और पूरी गुरुकुल पद्धति पर आधारित है। तो ये सब हमारे ऐतिहासिक गौरव की बात है, जिससे मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया जयंत पल्ला जी। शशांक राज जी के पास मैं चलता हूँ। आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि अभी तक की परिचर्चा में क्योंकि अतीत बेहतर रहा है, वर्तमान की भी स्थिति अच्छी है, प्रयासरत हैं लोग, विकासोन्मुख हैं, भविष्य बेहतर हो, इसके लिए आपको क्या लगता है, ऐसी कोई इस चर्चा में जो बात छूट गई हो, जो सुपौल के भविष्य को बेहतर बना सकता है, सुपौल को आगे ले जा सकता है, ऐसी किसी बात की आप चर्चा करें अंतिम टिप्पणी के रूप में शशांक राज जी। जी जी धन्यवाद। अभी जैसा कि प्रोफेसर ने बताया, अभी टूरिज्म पर हम चर्चा कर रहे थे। टूरिज्म से यहाँ एक मतलब एक क्षेत्र का बहुत मतलब विकास में गति आएगी। एक अच्छा चीज है जो अब्दुल्ला सर बता रहे थे विजेंद्र राव के बारे में, तो विजेंद्र का दिया हुआ यहाँ पर है बहुत दिया हुआ है, जिसमें बिजली ये सबसे महत्वपूर्ण विकास के लिए आज के समय में काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और इस क्षेत्र में हमको लगता है कि हम लोग भारत के उन गिने चुने क्षेत्रों में होंगे जहाँ की सड़क और बिजली की काफी बेहतर व्यवस्था है। तो हमारा विकास पटरी पर तो चढ़ा हुआ है, लेकिन अब विकास के लिए आगे की जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे फैक्ट्री का, यहाँ किसी भी तरह का कोई फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, लेकिन पर्यावरण काफी बेहतर। एक सकारात्मक चीज है कि बाहर की तुलना में जब मैं सुपौल आता हूँ तो मुझे काफी गर्व होता है कि बाहर तो जाने में कभी तबियत भी खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर सब अच्छा है। तो अब यहाँ पर विकास के लिए क्या चाहिए, लोगों की इच्छा शक्ति, लोगों को जैसे भी प्रशिक्षण, विभिन्न जो सरकारी संस्थाएं हैं, जीविका है, उसके बाद आरसीटी है, तो इन लोगों के माध्यम से कई तरह की प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी चलती रहती है, लगातार चल रही है, जिससे कि को खास क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उस क्षेत्र में रोजगार के लिए मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ अभी कि वो लोग कैसे अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो विकास के लिए अब युवाओं को आगे आने की जरूरत है, और हाँ सरकार द्वारा कई जगह पर सुविधाओं की कमी महसूस होती है। तो कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा है, जैसे अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, पिछले वर्षों से देख रहा था, आत्मा और जीविका के द्वारा मशरूम की खेती पर काफी जोर दिया गया था। इसका अच्छा परिणाम रहा कि बढ़ी, उसका फल किसान तो उनका मशरूम मार्केट में नहीं बिक रहा था, तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। उत्पादन काफी बेहतर हुआ, जहां जीरो था हर सप्ताह में 500 किलो 1000 किलो उत्पादन हो रहा है, तो मायने रखता है। और वो उनका रखा रहा था, वो कहीं कोई बाजार उनको नहीं मिल रहा था। तो कोऑर्डिनेशन का यहाँ पर एक समस्या है। हालांकि अभी जो मुझे लगता है कि जो भारत सरकार की जो कृषि नीति बिल आया है, इससे शायद जो बाजार, किसानों को बाजार बेहतर बाजार मिलेगा, इससे उनका उत्पादन सही दाम पर मार्केट तक पहुंच जाएगा और किसानों को लाभ भी मिलेगा। युवाओं में बस अब लेने की आवश्यकता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि युवा वर्ग को अब आगे की जरूरत है, माहौल अनुकूल है और शासन को थोड़ा सा सपोर्ट लेकर चलना होगा। बहुत शुक्रिया शशांक राज जी आपका। पेशवर कुमार जी हमारे साथ हैं। आपसे मैं अंतिम टिप्पणी लेना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई कार्य योजना, ऐसी कोई बात जो आप करेंगे जिससे सुपौल की जो भविष्य है वो बेहतर हो सकेगा, उसका भविष्य स्वर्णिम हो सकेगा। इसके लिए हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में टिप्पणी के रूप में आप बताएं निखिलेश्वर कुमार जी। मैं बोल रहा हूँ जी जी। सुपौल टेक ऑफ स्टेज में पहुंच चुका है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल से, जैसे प्लेन जो है सो रन करते करते मैदान में, उसके बाद
हवा में उड़ने के स्टेज में हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ स्टेज। तो टेक ऑफ स्टेज में सुपौल पहुंच चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार है, रेल, रोड, बिजली, पानी, ये सारा संसाधन पर्याप्त यहाँ उपलब्ध है। अब सवाल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। स्टेज बना हुआ है, उस पर एक्शन करने का, तो एक्शन कौन करेगा? नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर्याप्त है, लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री यहाँ संभव नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो यहाँ संभव है, धान, गेहूं, आपको मशरूम, उसके बाद डेयरी फार्म, मछली पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, यही सब के इन सारे चीजों का अपग्रेडन, बांस फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ावा, ये सब एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है, ओनली दोज इंडस्ट्रीज आर पॉसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सुपौल। यही है सर, लार्ज स्केल ऑफ बड़ी लाइन उपलब्ध है, पूरे देश में हम निर्यात कर भेज सकते हैं सामग्री को, वो कमी नहीं है। अब उद्यमिता की यहाँ का अभाव है, उद्यमी को पैदा करने की आवश्यकता है, प्रशासनिक सपोर्ट की आवश्यकता है। डेयरी फार्म यहाँ एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन गाय उपलब्ध होना कृषकों को संभव नहीं हो पा रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उसको देखना होगा। बांस बड़े पैमाने पर यहाँ है, उसका जो है सो पैदावार बनाना, फैक्ट्री बनाना होगा। माइग्रेशन ऑफ लेबर को उसी आधार पर रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। माइग्रेशन ऑफ लेबर को रोका जाएगा। इनकम जनरेट करना होगा, गरीबी दूर करनी होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के बाद ही यह सब हो सकता है। इनकम जनरेट होगा, माइग्रेशन ऑफ लेबर घटेगा, सेल्फ डिपेंडेंस लोग होंगे, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ही इस एरिया के लिए संभव है। लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री अपग्रेडेशन संभव नहीं है यहाँ, यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो इसके लिए कंसंट्रेट होगा, प्लान बनाना होगा, एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्पेशली फॉर दिस एरिया, सीमांचल के लिए, जैसे सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, इस सब के लिए स्पेशल प्लान बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बिहार सरकार को कोऑर्डिनेट करना होगा इसके लिए। तो ये बात होगी। उसके बाद मानव पूंजी निर्माण करना होगा, मेडिकल कॉलेज यहाँ अपग्रेड करना होगा, जैसे इसके आलोक में पहल जारी है। बहुत सारे इंडस्ट्री, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, ANM, ये सब खुले हुए हैं, लेकिन आप बताइए कि जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, उस एटमॉस्फेयर को बढ़ाना होगा। 22 लाख आबादी के लिए एक महिला कॉलेज नहीं है, 22 लाख आबादी के लिए एक महिला कॉलेज नहीं है। एक महिला कॉलेज है, वह जो है सो किडनैप है, वह किडनैप किया हुआ है एक आदमी को। 22 लाख आबादी का एक सिंगल वुमेन्स कॉलेज, अपग्रेडेशन होना चाहिए, उसका समाजीकरण होना चाहिए, उस पर प्रॉपर केयर होना चाहिए बच्चे का, तो वह मैन मेड होगा, वह कैपिटल बनेगा लड़की का, वह नेशन लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर वह जाकर के जो है ह्यूमन कैपिटल के रूप में रोल करेगा, वह समाज का, सोसाइटी का, नेशन का एसेट होगा। गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्टली जो है सो महिला कॉलेज पर ध्यान देना होगा, 50% जस्टिस देने के लिए। उसके बाद कॉलेजेस जो हैं उसमें जो है उसको टेक ओवर करना होगा। आप देखेंगे कि 40 करोड़ रुपया सहरसा में आता है कॉलेज के इनकम से, सुपौल में कितना 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया आता है इनकम के लिए। और जो कॉलेज को इनकम आता है मार्केट में फ्लो करता है, मार्केट में वो सामान परचेज लोग करता है, वह बिजनेसमैन का कंडीशन अपग्रेड होता है, मार्केट में मनी फ्लो होता है, अंडा, साग, सब्जी, कपड़ा लत्ता सब जो है सो खरीदता है, तो मनी आता है टीचर के पॉकेट में, प्रोफेसर के पॉकेट में, मनी फ्लो करता है मार्केट में जाकर के, मार्केट का अपग्रेडेशन होता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट और प्रत्यक्ष जो है सो यह बात है कि 3 कॉलेज त्रिवेणीगंज हो, चाहे वह जो है सो डिग्री कॉलेज सुपौल हो, महिला कॉलेज सुपौल हो, अगर इस सब का अपग्रेडेशन टेक ओवर अगर किया जाता है अन्य जिला के समान, तो एक हैवी अमाउंट जिला को आएगा, जो मनी मार्केट में फ्लो करेगा और उससे जो है सो इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, मार्केट अपग्रेड करेगा, इकोनॉमिक अपग्रेडेशन होगा। तो यह एक आवश्यक है। और दूसरी बात है, टूरिज्म को अपग्रेड करना होगा।
हरदी को मैंने जो है सो नाम हम लोगों ने भेजा बिहार सरकार को, लेकिन सर की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। सर ने मोटे तौर पे कहा कि शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ कर हम सुपौल को आगे ले जा सकते हैं, सच में ले जा सकते हैं। मैं आशावादी हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि सुपौल आगे बढ़े, पर ध्यान प्रगति दे के पथ पे तो अग्रसर हो। इन्हीं हाँ, शुभकामनाओं के साथ निश्चित बहुत अपग्रेड हो जाएगा सुपौल, लेकिन इस सब पर ध्यान देना होगा, आवश्यकता इस बात की है। जी जी, भारत के बहुत 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 शुक्रिया बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान से जुड़ने के लिए सुपौल की धरती से। जो वक्ता हैं निखिलेश कुमार सिंह जी, अजय अंकोला जी, शशांक जी और रंजीत ठाकुर जी, आप सब लोगों को बिहार स्वाभिमान आंदोलन सादर आभार व्यक्त करता है और ऐसी परिचर्चाओं में फिर आपको आमंत्रित करते रहेंगे और अन्य विषय के साथ हम आपका सहयोग लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सब लोगों को जुड़ने के लिए। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और सुपौल की एक स्वस्थ परिचर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया। धन्यवाद। चलिए, बहुत बधाई, प्रणाम।